नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 17,100 के ऊपर क्लोज हुआ है। फ्राइडे के दिन हमें 0.83% की गिरावट नजर आती है और एक्चुअली फ्राइडे को भी ये जो गिरावट हुई है लास्ट हाफ आवर में आपको इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। वीकली हाई और वीकली लो के बारे में बात करें तो 500 पॉइंट का डिफरेंस है। एक छोटी रेंज में ही मार्केट ने ट्रेड किया है। अभी निफ्टी के लिए 500 पॉइंट ऑफ कोर्स छोटा ही हो चुका है जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी चल रही है, लेकिन इस 500 पॉइंट में भी बड़े मूवमेंट्स हमें होते हुए नजर आए हैं। 0.55% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने इस हफ्ते बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII डेटा के बारे में बात करते हैं तो कंटिन्यूअस सेलिंग आपको FIS की तरफ से दिखाई पड़ती है। 28 अप्रैल को यहां पर बाइंग हुई थी 743 करोड़ की, लेकिन बाकी मेजरली यहां पर सेलिंग ही चल रही है। DIIs के बारे में बात करें, DIIs खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना एग्रेसिवली FII सेल कर रहे हैं उतना एग्रेसिवली DIIs नहीं खरीद पा रहे हैं। इसीलिए मार्केट में भी कई बार होता है कि आधे घंटे में आपको धड़ाधड़ सेलिंग होती हुई नजर आती है, जैसा कल फ्राइडे को भी हमें होता हुआ नजर आया था। कमोडिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्रूड ऑयल के बारे में चर्चा करते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस अब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। जब तक क्रूड ऑयल टेक्निकली 7,000 के ऊपर चल रहा है तब तक काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। एक बार ये 7,000 के नीचे जाता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ग्लोबली मार्केट्स में भी सेंटिमेंट आपको बेटर होता हुआ नजर आ सकता है। हमारी मार्केट्स में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी और ब्रेकआउट की कंडीशन भी यहां पर दिखाई पड़ती है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में भी भारी तेजी देखने को मिली है। वॉर के टाइम पे क्रूड ऑयल और गोल्ड ज्यादा ऊपर गए थे, नेचुरल गैस में इतनी ज्यादा तेजी नहीं आई थी, लेकिन लास्ट में फिलहाल यहां पर नेचुरल गैस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिसके कारण जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहां पर भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी फ्राइडे को ही देखिए, गुजरात गैस, MGL, IGL इन सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। नेचुरल गैस थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन वापस ऊपर जा रहा है, तो क्लियरली ये अच्छी बात नहीं है। गोल्ड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे गोल्ड हमें वापस 51,000 के आसपास आता हुआ नजर आता है। रिसेंटली एक अच्छी रैली आई थी, ऑलमोस्ट 54,000 तक पहुंच गया था, वापस गिरावट हुई 51,000 पे आ चुका है। ये भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है तो गोल्ड हमें वीक होता हुआ नजर आ सकता है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल ये सब वीक होते हैं तो ये इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब है कि अभी गोल्ड में लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी टेंशन नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होने को आए हैं और अभी स्टेबिलिटी हम यहां पर देख सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस में, तो वापस हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, ऐसा सेंटीमेंट यहां पर बन जाता है। तो गोल्ड नीचे आए ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल तो ये 51,000 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे US डॉलर 77 तक पहुंच गया था, लेकिन वहां पर गिरावट हो गई, 75.5 तक आया, लेकिन वहां से वापस तेजी देखने को मिल रही है और करंटली ये 76.5 पर चलता हुआ नजर आता है। FIIs माल बेच रहे हैं, अगर वो पैसा बाहर लेकर जाते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और फिलहाल आपको पता ही है FIIs कितना माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए डॉलर हमें थोड़ा बहुत मजबूत रहता हुआ नजर आता है। तो ये भी हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। मदर मार्केट के बारे में बात करें, S&P 500 आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। हमने एक बार डिस्कस की थी, जब तक ये 4400 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहला संकेत है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन एट लास्ट यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिली। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो रिसेंट लो बनाया था हमने, जब 16,000 15,600 के आसपास लो बनाया था तभी S&P 500 ने ये लो बनाया था और ये ऑलरेडी हमें टूटता हुआ नजर आता है। S&P 500 में डिसाइसिवली अभी नहीं टूटा है, लेकिन नैस्डैक ने तोड़ दिया है। 4-4.5% की गिरावट के साथ वो क्लोज हो चुका है, 13,000 के नीचे आ चुका है। तो US मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी इतना सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं और US मार्केट से भी हमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। नेक्स्ट वीक कौन से इवेंट्स हैं उसके ऊपर फोकस करें तो मंडे को अर्निंग्स हैं, HDFC लिमिटेड, इस पर फोकस कर सकते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है। ट्यूसडे को हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, टाइटन का नंबर्स आने वाले हैं। यूएस फैक्ट्री के ऑर्डर्स का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को अर्निंग्स है अडानी ग्रीन एनर्जी, हैवेल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सबसे बड़ा आईपीओ ओपन होने वाला है। एलआईसी का आईपीओ ओपन होने वाला है। गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं। बाकी सेंटिमेंट तो ऐसा है ही नहीं कि कोई आईपीओ लेकर आना चाहिए। अभी अगर 300, 500, 1000 करोड़ का आईपीओ आएगा तो वो भी मेरे हिसाब से रिस्क ले रहे हैं बिजनेस वाले, कंपनी वाले, कि ऐसे सेंटिमेंट में आईपीओ लेकर आ रहे हैं। और एलआईसी का आईपीओ तो बहुत बड़ा आईपीओ है, 21,000 करोड़ का आईपीओ है। जब से पेटीएम का आईपीओ आया, प्राइमरी मार्केट, आईपीओ मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो चुका है। उसके बाद आईपीओ ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की डिसीजन है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्क लिया है गवर्नमेंट ने ऐसे सेंटिमेंट में आईपीओ लाकर। और आप देख ही सकते हैं आईपीओ का साइज़ भी कितना छोटा कर दिया है। पहले इससे भी बड़ा आईपीओ इन्होंने प्लान किया था, लेकिन सेंटिमेंट को देखते हुए अभी ज़रूरत है, आईपीओ लाना ही पड़ रहा है, तो आईपीओ छोटा करके ला रहे हैं। यहाँ पर 4 मई से करके 9 मई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। 902 से 949 का ये प्राइस बैंड रहने वाला है। अप्लाई करना है नहीं करना है बाद में देखेंगे, कैसा यहाँ पर सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट का और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। थर्सडे को डाबर इंडिया, इंडस टावर्स, मैरिको और वोल्टास के अर्निंग्स हैं। इंडिया का पीएमआई का डेटा आने वाला है। फ्राइडे को अर्निंग्स हैं टाटा पावर और बैंक लोन ग्रोथ का डेटा भी हमें पता चलने वाला है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि लास्ट वीक मार्केट ने एक रेंज में ही ट्रेड किया है। एक बॉक्स में आपको मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आई है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है। ओवरनाइट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है। यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन हो जाता है, फिर से गैप अप, गैप डाउन, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। भले ही एक छोटी रेंज थी और कैंडल्स भी आपको छोटी देखने को मिली है, लेकिन गैप अप और गैप डाउन ये काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट यहाँ पर हिला के रख देते थे। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। डेली आरएसआई 46 है, यहाँ पर भी आपको वीकनेस ही नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा कि फिलहाल निफ्टी 50 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज आपको पिछले कितने महीने से 4-5-6 महीने से आपको साइडवेज होता हुआ नजर आया है। और 50 वीक्स की मूविंग एवरेज में भी जो ट्रेंडीनेस थी वो हमें कम होती हुई नजर आई है। वीकली आरएसआई 49 का लेवल है, अभी फिलहाल एक रेंज में फंसता हुआ नजर आता है। 40 से 60 के रेंज में यहाँ पर फंस चुका है। कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कौन से भी साइड पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से धड़-धड़ करके नीचे आ रही है, ना ही ऊपर जा पा रही है। आपको बीच में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मार्केट फिलहाल हमें एक चैनल में फंसती हुई नजर आती है। निफ्टी का चैनल आप देख सकते हैं, इसी चैनल में मार्केट ट्रेड कर रही है और 16,800 इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें दिखाई पड़ता है। कई बार यहाँ से निफ्टी रिटर्न होता हुआ नजर आया, तो अभी बेस्ट केस सिनेरियो बुल्स के लिए ये है कि यहाँ पर ये चैनल में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तीसरी बार ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो अगर यहाँ पर मार्केट को बुलिश होना है तो ये अच्छा मौका है, एक अच्छा कंडीशन है। ये 16,800 से ऊपर जा सकता है, फिर से शायद थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये बुल्स के लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो रहने वाला है, लेकिन ये होता है नहीं होता है ये तो हमें टाइम ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए हमारा पहला संकेत ये रहेगा बुलिशनेस का कि मार्केट हमें 17,500 के ऊपर जाती हुई नजर आए, और बियरिशनेस का पहला संकेत ये है कि 16,800 के नीचे जाती हुई नजर आए। तो जब तक ये 700 पॉइंट की रेंज में मार्केट है तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिल सकता है। अब भी कुछ रिजल्ट्स आना बाकी है, शायद वो ट्रिगर कर देंगे और यहां पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेंटिमेंट हमें थोड़ा बहुत वीक ही नजर आता है, लेकिन जितनी वीकनेस एक्चुअली निफ्टी 50 में है उतनी ज़्यादा वीकनेस हमें मूविंग एवरेजेस में मिड कैप में नज़र नहीं आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा ये अभी 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 इन दोनों के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो मिड कैप में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ चल रही है। 51 का वीकली आरएसआई है, यहाँ पर भी एक रेंज में हमें ये फंसता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी एक्चुअली एक चैनल में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस हमें ये नजर आता है, और सपोर्ट के बारे में बात करें यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच हो गया था, लेकिन वापस एक बाउंस बैक देखने को मिला। ये भी ओवरऑल एक चैनल में ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर भी रेंज बन चुकी है। अगर नीचे की साइड पे टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऊपर के साइड पे अगर ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आता है तो एक थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है।
निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ती है। और वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें डबल टॉप बनता हुआ नजर आया। फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा ऊपर भी था एक्चुअली, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया। वहीं पर रेजिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी स्मॉल कैप वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। अगर ये 10,000 पे सपोर्ट ले लेता है अच्छी बात है, वरना और गिरावट देखने को मिल सकती है। और नीचे के लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेवल्स थे लो बनाए थे, वहां पर वापस हमें स्मॉल कैप पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। वीकली आरएसआई 45 का लेवल है, यहां पर हमें वीकनेस नजर आती है क्लियरली। ये भी एक 40 से 60 की रेंज में हमें दिखाई पड़ता है। रेंज शिफ्ट हो चुका है। पहले आप देखिए सारे वीकली आरएसआई 60 प्लस पे ट्रेड कर रहे थे, मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अभी ये नीचे आ चुके हैं 40 से 60 में। तो कंपेरेटिवली हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा वीक है स्मॉल कैप, उसके बाद लार्ज कैप में वीकनेस है, और मिड कैप 100 में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अब भी नजर आती है, लेकिन तैयारी वहां पर भी है कि गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल माहौल आपको काफी ज्यादा वीक नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्रूड ऑयल अब भी स्ट्रांग है, गोल्ड भी अब भी 51,000 के सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी की तरफ से भी अच्छे संकेत नहीं है, डॉलर की तरफ से वहां से भी हमें अच्छे संकेत नजर नहीं आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट भी काफी ज्यादा वीक नजर आता है। तो ऐसे वीक सेंटिमेंट में कई सारे अच्छे शेयर्स हैं जो कि नीचे आ चुके हैं, वहां पर हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला शेयर है बजाज फिनसर्व, 2,37,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 52 का पीई रेशियो है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, काफी हेल्दी फाइनेंशियल ट्रेंड है। रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1900 के लेवल से 19,000 के लेवल से माफ कीजिए 19,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और फिलहाल ये स्टॉक हमें 15,000 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे। आप देख पाएंगे इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये 15,000 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह पहले हमें देखने को मिला था। यहाँ से एक अच्छा बाउंस कई बार हमें स्टॉक में नजर आया है, वो लेवल तो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आता है। डेली आरएसआई भी काफी वीक है, 35 का डेली आरएसआई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ती है। इसको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लास्ट जब क्रैश हुआ था तभी इसके नीचे की क्लोजिंग दिखाई पड़ी थी। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे बजाज फिनसर्व क्लोज हुआ है। नीचे गया था लेकिन यहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिला था। वीकली आरएसआई 43 का लेवल है, अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ब्लू चिप स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर 40 का वीकली आरएसआई जनरली एज अ सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और वहाँ से स्टॉक हमें एक अच्छा बाउंस करता हुआ भी नजर आता है। यहाँ पर भी एक चैनल ही आपको नजर आएगी, रेजिस्टेंस का ये लाइन है, सपोर्ट भी आपको इसी प्रकार का कुछ नजर आता है। तो यहाँ पर सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली हम 13,000 13,500 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख पाएंगे कि 14,000 का लेवल पहले एज अ सपोर्ट देखने को मिला है, स्टॉक यहाँ से हमें बाउंस करता हुआ नजर आया। तो 13,000 से करके 14,000 के बीच में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 98 का पीई रेशियो है। क्लियरली वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई चलते हुए नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है। एकदम हाई ग्रोथ कंपनी तो नहीं है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। प्रॉफिट्स में हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे 2021 में रेवेन्यू हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में फिर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। उसका मतलब है कि मार्जिन्स हमें इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पे हमें क्लियरली नजर आता है कि 1400 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 1,000 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस आया, 1200 के आसपास गया, एक अच्छा बाउंस 20% का बाउंस आया, फिर से स्टॉक नीचे आ चुका है, 1100 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, मतलब वीकनेस ज़्यादा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, स्टॉक में कोई भयंकर गिरावट हो गई हो ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। क्रैश के टाइम पे भी ये नीचे आया, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर हमें बाउंस होता हुआ नजर आया। और फिलहाल आप देख सकते हैं 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है।
वीकली RSI 39 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। मंथली चार्ट भी एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब देख पाएंगे यहाँ पर मंथली चार्ट पे ये डेटा कब से अवेलेबल है, 2011 से ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब देख पाएंगे इसी मूविंग एवरेज पे ये ट्रेंड करता है, सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से भी 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के ज़्यादा नीचे ये नहीं गया है। यहाँ पर भी टाइम करेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं कि गिरावट के लिए स्टॉक नीचे आ गया हो, वैल्यूएशन गिराने के लिए टाइम यहाँ पर ले लिया था, लेकिन उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली। फिलहाल आप देख सकते हैं ऑलरेडी अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे आ चुका है। 1000 रुपए का लेवल एक अच्छा सपोर्ट भी है, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, एक अच्छा प्राइस है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद खरीदारी करें तो उसमें भी कोई इशू मुझे नजर नहीं आता है। तीसरा स्टॉक है अल्केम लैबोरेटरीज। 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 22 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आता है। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हमें नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें यहाँ पर 3100-200 तक आता हुआ नजर आया, बाउंस आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस से स्टॉक वापस हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, अपने सपोर्ट की तरफ वापस ये बढ़ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, डेली RSI 30 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे हमें ये क्लोज होता हुआ नजर आता है। वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली RSI भी वीकनेस को ही दर्शा रहा है, 41 का लेवल है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। 3000 का लेवल कई बार एज अ रेजिस्टेंस हमें स्टॉक में देखने को मिला है। मार्केट क्रैश के पहले भी ये 2700 2800 ये इसके लिए ओवरऑल एक रेजिस्टेंस जोन रहा है। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है, एक अच्छा जंप यहां से हमें देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2016 से डेटा अवेलेबल है। ओवरऑल स्टॉक ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, यहाँ पर रेंज में रहा था कुछ साल के लिए, लेकिन वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर स्टॉक हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी यहीं पर नजर आता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल 3000 का लेवल एक राउंड ऑफ लेवल भी हो जाता है, 3000 से करके 3100 के आसपास मिलता है तो और भी अच्छी बात है। बेहतर प्राइस पे आप स्टॉक को खरीदारी के लिए खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।